पढ़ते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है। विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। तो बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया? विश्व बैंक ने, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। यह 50 देशों का मूल्यांकन करता है, लेकिन भारत को छोड़कर। उसमें भारत सम्मिलित नहीं है। इसका लक्ष्य 2026 तक 180 देशों को कवर करना है। इसे विश्व की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग के स्थान पर शुरू किया गया है। विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट EODB में कंपनी शुरू करने और उसे चलाने की सुगमता के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती थी। इस रिपोर्ट को नैतिक अनियमितताओं के कारण 2021 में बंद कर दिया गया था। बिजनेस रेडी यानी BREADY के विषय में देखते हैं। यह निजी क्षेत्र के विकास के लिए कारोबारी माहौल का मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करेगा, लेकिन 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके। तो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है विनियामकीय फ्रेमवर्क। इसमें किसी कंपनी को शुरू करने, उसे चलाने और बंद करने के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों एवं विनियमों को शामिल किया जाता है। स्तंभ 2 है लोक सेवाएं। इसमें विनियामकीय अनुपालन और कारोबारी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं संस्थाओं और अवसंरचनाओं को शामिल किया जाता है। स्तंभ 3 है परिचालनात्मक दक्षता। इसमें विनियामक अनुपालन में सुगमता और कंपनी से सीधे संबंधित लोक सेवाओं के प्रभावी उपयोग को शामिल किया जाता है। ठीक है, यह दुनिया भर के अधिकांश देशों को कवर करते हुए सालाना तौर पर प्रकाशित होगा। यह गरीबी को खत्म करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के विश्व बैंक समूह के लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देगा। EODB की तुलना में BREADY की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। पहला है व्यापक। इसमें अलग अलग कंपनी के नज़रिए से और निजी क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से कारोबारी माहौल का मूल्यांकन किया जाएगा। EODB के तहत यह कार्य अलग अलग लघु मध्यम आकार की कंपनियों के नज़रिए से किया जाता था। दूसरा है गुणात्मक। यह कंपनियों पर विनियामक बोझ और विनियमन की गुणवत्ता की जाँच करेगा। EODB में कंपनियों पर केवल विनियमन के बोझ की जाँच की जाती थी। संतुलित। इसमें कंपनी के बारे में de jure कानूनी और de facto व्यवहारिक दोनों तरह की जानकारी एकत्र की जाएगी। EODB में कुछ संकेतक केवल de facto विनियमन को कवर करते थे, जबकि कुछ केवल de jure को कवर करते थे। विविधतापूर्ण। इसमें EODB के विपरीत सभी प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है, जैसे लोगों को रोजगार का विषय EODB में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREN ने रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स शीर्षक से अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अंतर सरकारी एजेंसी है। इस दिशा में यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाती है तथा देशों को उनके एनर्जी ट्रांजिशन में सहायता करती है। भारत इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का एक सदस्य देश है। भारत रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। 2022 में वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की संख्या 13.7 मिलियन थी, जो 2024 में बढ़कर 16.2 मिलियन हो गई। पहले कितनी थी? 13.7 मिलियन थी और बढ़कर अब कितनी हो गई? 16.2 मिलियन हो गई। ठीक है, 2023 में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अनुमानित 1.02 मिलियन रोजगार उपलब्ध था। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। इसके बाद सोलर फोटोवोल्टिक यानी PV का स्थान है। भारत ने 2023 में अपनी सौर PV क्षमता में 9.7 गीगावाट की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इस वृद्धि के साथ 2023 के अंत तक देश की कुल सौर क्षमता 72.7 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस प्रकार 2023 में नई स्थापित सौर क्षमता और कुल सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, भारत 5वां सबसे बड़ा देश बना है। फिर देखते हैं भारत में जो 2023 में ग्रिड कनेक्टेड सौर PV क्षेत्र में 2.38 लाख रोजगार उपलब्ध था। 2023 में भारत ने अपनी पवन ऊर्जा क्षमता में 2.8 गीगावाट की वृद्धि की और कुल क्षमता बढ़ाकर 44.7 गीगावाट हो गई। इसके चलते यह वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 10 वर्षों में 165% बढ़ी है। 2014 में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन 76.38 गीगावाट था, जो बढ़कर 2024 में 203.1 गीगावाट हो गया।
भारत रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, यानी 4th पोजीशन पर है। रिन्यूएबल एनर्जी उद्योग के लिए कौशल संबंधी प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। कुशल कार्यबल की व्यापक कमी। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जितनी तेजी से विकास हो रहा है उतनी तेजी से कुशल कार्यबल तैयार नहीं हो पा रहा है। यह जानने का कोई ठोस तरीका नहीं है कि भविष्य में किन कौशलों की जरूरत होगी और वर्तमान में किन कौशलों की मांग है। ठीक, इसीलिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुसार बना पाना एक कठिन कार्य है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पहले सिफारिशें जिसे कहते हैं वो सिफारिशें देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारी। एक प्रभावी एनर्जी ट्रांजिशन रणनीति के लिए नीतियों में बेहतर तालमेल, सामाजिक संवाद और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप महत्वपूर्ण है। उदाहरण, फिलीपींस में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर हेतु पृथक मानव संसाधन विकास योजना, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्य आधारित शिक्षा को शामिल करने से छात्रों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उदाहरण, जिम्बाब्वे का ग्रीन एंटरप्राइज प्रोग्राम। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को बढ़ावा देने वाली भारत की कुछ प्रमुख पहलें हैं, तो वे कौन कौन सी हैं। पहली है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, दूसरी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स और नेक्स्ट है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र REC की व्यवस्था। इसके अलावा भी काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब शीर्षक से अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की। इसके विषय में बात थी हमारी। अगली देखते हैं हम अपनी न्यूज़। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में मौद्रिक नीति संचरण यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और श्रम बाजारों पर अध्ययन जारी किया। देखते हैं, यह अध्ययन मुद्रास्फीति की स्थिरता और मौद्रिक नीति पर श्रम बाजारों की अनौपचारिकता के प्रभाव का विश्लेषण करता है। इससे मौद्रिक नीति संचरण यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पर एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखते हैं। मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्यवाहियों का एक समूह है। इस नीति के जरिए भारत में RBI जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके सतत आर्थिक समृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति देखते हैं। RBI अधिनियम 1934 में 2016 में संशोधन द्वारा RBI की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार प्रदान किया गया था। भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क केंद्र सरकार RBI के परामर्श से हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य। वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार RBI को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। इसमें 2% कम या अधिक की अधिकतम छूट की अनुमति है। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच नियंत्रित रखना होगा। ठीक, मौद्रिक नीति प्रबंधन के साधन। इनमें रेपो दर व रिवर्स रेपो दर में वृद्धि या कमी जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधन शामिल हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के प्रकार देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं उसके। पहला है विस्तारक यानी कि एक्सपेंशनरी। इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कमी की जाती है। तथा नेक्स्ट है संकुचनकारी यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी। इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को धीमा करने और मुद्रास्फीति को बढ़ाने से रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। देखो, एक्सपेंशनरी में तो ब्याज दरों में कमी हो रही है और संकुचनकारी में ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है हमारी, यानी बढ़ रहा है। अध्ययन के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। मौद्रिक नीति संचरण। मौद्रिक प्रक्रिया में बदलाव से आर्थिक गतिविधियों में सुधार होता है। विशेष रूप से श्रम बाजार के अधिक औपचारिक होने के साथ गतिविधियों में और सुधार होता है। मौद्रिक नीति संचरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौद्रिक नीति में बदलाव मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि सहित अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। फिर बेरोजगारी पर प्रभाव। संकुचनकारी मौद्रिक नीति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के बाजारों में बेरोजगारी में वृद्धि करती है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों पर प्रभाव। संकुचनकारी मौद्रिक नीति से कुल उपभोग, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, पूंजी स्टॉक आदि में गिरावट दर्ज की जाती है। ठीक, बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति MPC के विषय में। इसका इंट्रोडक्शन है। इसे केंद्र सरकार गठित करती है। इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेपो रेट जैसी नीतिगत दरें निर्धारित करना।
संरचना 6 सदस्यीय समिति है। इसके 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। आरबीआई के 3 सदस्य कौन कौन है? आरबीआई गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष, आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर पदेन सदस्य और आरबीआई केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का एक अधिकारी पदेन सदस्य। मौद्रिक नीति निर्धारण पर मतदान। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और आरबीआई गवर्नर निर्णायक मत देता है। बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होती है और बैठक के लिए कोरम 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत इस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की गई है। हालांकि अभी भी संधि को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसी द्वीप समूह के एक हिस्से डिएगो गार्सिया एटोल पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का सैन्य अड्डा बना रहेगा। इसका अर्थ है कि डिएगो गार्सिया की संप्रभुता मॉरिशस को नहीं सौंपी गई है। चागोस द्वीप के विषय में देखते हैं। यह द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन में स्थित है। यह मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप समूह 18वीं शताब्दी तक निर्जन था। बाद में फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। फ्रांस ने 1814 में यह द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT से 1965 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाया गया था। चागोस द्वीप समूह इस क्षेत्र का केंद्रीय भाग है। 1976 में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के कुछ द्वीपों को सेशल्स को सौंप दिया गया था। मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने से 3 साल पहले 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था। संधि का महत्व देखते हैं। औपनिवेशिक विरासत विवाद की समाप्ति। चागोस द्वीप समूह अफ्रीका में अंतिम ब्रिटिश उपनिवेश था। यह समझौता लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त कर देगा। क्षेत्रीय सुरक्षा कूटनीति। इस संधि के बाद मॉरिशस विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से महत्व। डिएगो गार्सिया बेस पर नियंत्रण बने रहने से संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मलक्का जलमध्य पर नज़र और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन। गौरतलब है कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में और 2019 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प ने चागोस को मॉरिशस को सौंपने का समर्थन किया था। इस तरह नया समझौता अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के पक्ष में मतदान करके मॉरिशस के दावे का समर्थन किया था। भारत का यह पक्ष उसके उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन पर सैद्धांतिक रूप के अनुरूप था। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी यूनाइटेड किंगडम ने जो चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी थी उसके विषय में। अब हम अपनी देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रसायनों और अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायता के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल GFC फंड। इसके विषय में देखते हैं। GFC फंड ने रसायनों और अपशिष्ट के सुरक्षित एवं सतत प्रबंधन को लक्षित करने के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट कॉल लॉन्च किया है। GFC फंड के बारे में। इस फंड की स्थापना 2023 में बॉन जर्मनी में रसायन प्रबंधन पर 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 के दौरान की गई थी। GFC फंड का कार्यकारी बोर्ड इसके कामकाज की देखरेख करता है और परिचालन संबंधी सभी निर्णय लेता है। इस बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं। प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र से 2 राष्ट्रीय प्रतिनिधि तथा सभी दाताओं और योगदानकर्ताओं के प्रतिनिधि। GFC मौजूदा वित्तीय तंत्रों जैसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF आदि तथा जैव विविधता और जलवायु कार्यवाही का समर्थन करने वाले फंड्स का पूरक है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों और अपशिष्टों सहित रसायनों के समाधान में लघु द्वीपीय विकासशील देशों SIDS तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना। मध्यम स्तर की ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जो रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत करती हो। वित्तीय सहायता। चयनित परियोजनाओं को रसायनों और अपशिष्ट से होने वाले नुकसान को कम करने तथा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 3 वर्षों तक 300,000 से 800,000 अमेरिकी डॉलर तक दिए जाते हैं।
स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। जीएफसी के बारे में ICCM 5 में अपनाया गया बोन घोषणा पत्र। यह एक बहुक्षेत्रक समझौता है। इसके तहत 28 लक्ष्यों का एक सेट तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य रसायनों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना तथा 2035 तक कृषि में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को खत्म करना है। साथ ही रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का समाधान करना भी इसका उद्देश्य है। इसी में देखते हैं रसायन और अपशिष्ट के संधारणीय प्रबंधन के लिए अन्य वैश्विक पहले। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन SAICM के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण। यह एक वैश्विक नीतिगत फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य रसायनों के पूरे जीवन चक्र में उनके मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। दूसरा है बेसल कन्वेंशन। यह खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही और निपटान को विनियमित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। स्टॉकहोम कन्वेंशन। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैव प्रदूषकों के प्रभाव से लगातार बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ जो है नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुगम बनाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस त्रिपक्षीय व्यवस्था के तहत नेपाल भारतीय ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए बांग्लादेश को जल विद्युत परियोजनाओं से निर्मित विद्युत का निर्यात करेगा। यह समझौता दक्षिण एशिया में सीमा पार ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सीमा पार दक्षिण एशियाई ऊर्जा सहयोग के लिए कुछ पहलें हैं, देखते हैं कौन कौन सी। सीमा पार विद्युत व्यापार, तो इसमें भारत बांग्लादेश यानी कि के बीच जो है बिहार के कटिहार से असम के बोरनगर तक इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह कॉरिडोर बांग्लादेश के पार्वतीपुर से होकर गुजरेगा। भारत नेपाल परियोजनाएं, इसके उदाहरण है अरुण थर्ड अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना UKHP आदि। भारत भूटान परियोजनाएं, इसके उदाहरण है कुरीचू, ताला, चूखा और मंगदेचू जल विद्युत परियोजनाएं। फिर आता है ऊर्जा पाइपलाइन, इसके उदाहरण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया TAPI पाइपलाइन। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। ठीक है, नेक्स्ट नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग, इसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के ग्रीन ग्रिड और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG जैसी पहलें बढ़ावा दे रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का महत्व, चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना। चीन अपने दक्षिण एशियाई भागीदारी देशों से ऊर्जा आयात करने के लिए ऊर्जा संरचना का तेजी से विकास कर रहा है। आर्थिक एकीकरण, ऊर्जा व्यापार क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। अन्य दृष्टि से महत्व, यह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देगा आदि। ऊर्जा सहयोग की मुख्य चुनौतियाँ, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? पर्यावरण को नुकसान, हिमालय के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को देखते हुए नेपाल में अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना UKHP का विरोध किया जा रहा है। लागत संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं? नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रिड अवसंरचना की कमी है। ऐसे में इनके निर्माण की लागत को लेकर भी विवाद है। ग्रिड अवसंरचना नहीं होने और बिजली की दरों में मतभेद की वजह से देशों के बीच विद्युत व्यापार प्रभावित हो रहा है। अन्य चुनौतियाँ, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जैसे क्षेत्रीय तनाव, जल विद्युत परियोजनाओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जाना आदि। दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग के लिए स्थापित संस्थाएं एवं फोरम्स, सार्क एनर्जी सेंटर, दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SASEC, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर और ऊर्जा एकीकरण के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय पहल। ठीक है, ये हुआ हमारा नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुगम बनाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक, नेक्स्ट है हमारी अन्य सुर्खियों में आता है हमारा ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका। जलवायु संकट के कारण अंटार्कटिका प्रायद्वीप में वृक्ष आवरण में वृद्धि हो रही है। अंटार्कटिका की ग्रीनिंग के विषय में देखते हैं। इसका आशय अंटार्कटिका में वनस्पति आवरण में वृद्धि से है। उदाहरण के लिए क्षेत्र में अत्यधिक हीट वेव्स के कारण बर्फ और अनावृत चट्टानों पर काई जम गई है। इस क्षेत्र में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग का असर ज़्यादा तेजी से पड़ रहा है। 2016 और 2021 के बीच इसमें सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई है। 1986 से 2021 के बीच अंटार्कटिका में वनस्पति का 10 गुना से अधिक विस्तार हुआ है। प्रभाव क्या है? आक्रामक प्रजातियां, ग्रीनिंग से आक्रामक प्रजातियों का खतरा बढ़ सकता है और स्थानीय जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। बिगड़ता जलवायु प्रभाव, इससे महाद्वीप की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित यानी अल्बिडो करने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे जलवायु प्रभाव बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL के विषय में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी यूएल प्रक्रिया के तहत पहली मंकी पॉक्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक आईवीडी किट को शामिल करने की घोषणा की है। यूएल के विषय में देखते हैं। यह बिना लाइसेंस वाले चिकित्सा उत्पादों के मूल्यांकन और सूचीकरण के लिए जोखिम आधारित प्रक्रिया है। इसमें 3 प्रोडक्ट स्ट्रीम्स शामिल हैं: वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स और इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स। महत्व क्या है? यह प्रक्रिया लोक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल के दौरान उत्पादों तक वैश्विक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है तथा विस्तृत विनियामक तंत्र की कमी वाले देशों की सहायता करती है। प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए निम्नलिखित कौन कौन से मानदंड हैं, देखते हैं। यदि प्रोडक्ट गंभीर या जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों को कवर करता है और मौजूदा प्रोडक्ट्स रोग के उपचार में सक्षम नहीं है और प्रोडक्ट निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित होना चाहिए। तो ये कुछ मानदंड हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये हुआ यूएल के विषय में। अब देखते हैं लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने पुराने लिपुलेख दर्रे से कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। इससे पहले तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR से होकर यात्रा करनी पड़ती थी। इसके बारे में देखते हैं लिपुलेख दर्रे की अवस्थिति है इसकी। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दर्रा है। यह कालापानी घाटी के ऊपर स्थित है। यह दर्रा भारत, नेपाल और चीन के बीच ट्राई जंक्शन बनाता है, TAR। यह दर्रा व्यास घाटी, पिथौरागढ़ जिला जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। यहाँ भूटिया लोग रहते हैं। महत्व इसका, यह प्राचीन व्यापार और तीर्थयात्रा मार्ग है। चीनी घुसपैठ के भय से भारत ने 1962 में इसे बंद कर दिया था। यद्यपि 2020 में सरकार ने इसे फिर से खोल दिया था। ठीक है, लिपुलेख दर्रे के विषय में अब देखते हैं कैरोन। वैज्ञानिकों की नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरोन प्लूटो के चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया गया है। निष्कर्षों का महत्व क्या, देखते हैं। इससे कैरोन तथा प्लेटो के अन्य चंद्रमाओं की उत्पत्ति को समझने में मदद मिल सकती है। बाह्य सौरमंडल में बर्फीले पिंडों की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद मिलेगी। कैरोन के बारे में देखते हैं। यह प्लेटो के 5 चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है। यह इतना बड़ा है कि प्लूटो और कैरोन दोहरे ग्रह की तरह एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। प्लूटो एक बोना ग्रह है तथा यह कुइपर बेल्ट में स्थित है। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे सौर मंडल के सुदूर क्षेत्र में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बिहार में बाढ़। बिहार को बाढ़ के भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बाढ़ से लगभग 1.184 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को अपना घर छोड़कर अस्थायी रूप से कहीं और रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ के कारण नेपाल से उत्पन्न होने वाली कई नदियां उत्तरी बिहार से होकर बहती हैं। नेपाल में अधिक वर्षा होने पर ये नदियां उफान पर आ जाती हैं। इससे उत्तरी बिहार के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। कोसी और गंडक जैसी नदियां नवीन हिमालय से भारी मात्रा में तलछट बहा कर लाती हैं। इससे भारी वर्षा के दौरान वे जल्दी से उफान पर आ जाती हैं। नदी तटबंधों ने तलछट बहाव को बाधित करके तथा नदी के तल को ऊपर उठाकर बाढ़ के प्रकोप को और विनाशक बना दिया है। बिहार में बाढ़ के प्रभाव फसल और अवसंरचना को नुकसान पहुंचाता है। पशुधन की हानि होती है और लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। समाधान क्या है? कोसी नदी पर बांध या अतिरिक्त बैराज का निर्माण किया जा सकता है। उचित कानून, नीतियाँ और जोखिम कम करने की रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। ये हुआ हमारा बिहार में बाढ़ जो हमारी न्यूज़ में है काफ़ी, उसके विषय में। अब देखते हैं पिग्मी होग, पोर्कुला साल्विनिया। कैप्टिव ब्रीडिंग वाले 9 पिग्मी होग को असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक पर्यावास में मुक्त कर दिया गया है। इसके विषय में देखते हैं पिग्मी होग के पर्यावास। ये झाड़ियों और पेड़ों से युक्त लंबी व घनी घास वाले घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ये वनस्पतियों से गुंबद के आकार के घोंसले बनाते हैं। ये असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान और बरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। विशेषताएं: पिग्मी होग आकार में दुनिया में सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सूअर प्रजाति है। यह पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य की संकेतक प्रजाति है। इसकी मौजूदगी इसके प्राथमिक पर्यावास तथा क्षेत्र के लंबी व नमी युक्त घास के मैदानों के स्वास्थ्य को दर्शाती है। व्यवहार: इनमें अपना क्षेत्र तय करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये 4-5 सदस्यों के लघु परिवार समूहों में रहना पसंद करते हैं। वयस्क नर अकेला रहना पसंद करते हैं, हालांकि वे अपने परिवार समूह से आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं। संरक्षण स्थिति: IUCN लाल सूची में एंडेंजर्ड है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ठीक है, ये हुआ हमारा पिग्मी होग के विषय में। अब देखते हैं सह जिला पहल, को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव।
असम सरकार ने जिला प्रशासन के भीतर सह जिला की अपनी तरह की पहली अनूठी अवधारणा शुरू की। यह सिविल सब डिवीज़न की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर शुरू की गई है। सह जिलों के बारे में, यह जिलों से नीचे की लघु प्रशासनिक इकाइयाँ होंगी। यहाँ का प्रशासन प्रमुख सहायक जिला आयुक्त रैंक का अधिकारी होगा। उसके पास जिला आयुक्तों के समान शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ होंगी। महत्व क्या है? इससे प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, शासन को अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सुधार होगा और लोगों को उनके घर के नज़दीक सरकारी सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ठीक है। अब है राष्ट्रीय कृषि संहिता NAC। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि संहिता बना रहा है। राष्ट्रीय कृषि संहिता NAC के बारे में देखते हैं। इस संहिता के 2 भाग होंगे। पहले भाग में सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत होंगे और दूसरे भाग में धान, गेहूं, तिलहन और दलहन के लिए फसल विशिष्ट मानक होंगे। राष्ट्रीय कृषि संहिता सभी कृषि प्रक्रिया और फसल कटाई के बाद के कार्यों जैसे फसल का चयन, खेती हेतु जमीन तैयार करना, बुवाई, रोपाई आदि को कवर करेगी। राष्ट्रीय कृषि संहिता के उद्देश्य क्या है? ऐसी राष्ट्रीय कृषि संहिता बनाना जो कृषि जलवायु क्षेत्रों, फसल के प्रकारों आदि पर विचार करती हो और कृषि कार्यों में लाभकारी निर्णय लेना सुनिश्चित करने के लिए कृषक समुदाय के लिए व्यापक मार्गदर्शिका बनाना। स्मार्ट फार्मिंग, संधारणीय कृषि जैसे क्षैतिज कृषि पहलुओं को शामिल करना। ठीक, ये हुआ हमारा राष्ट्रीय कृषि संहिता के विषय में। अब देखते हैं हमारा श्यामजी वर्मा 4 अक्टूबर 1857 से 30 मार्च 1930 तक, ये सुर्खियों में रहे हमारी व्यक्तित्व है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर याद किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में देखते हैं। उनका जन्म 1857 में आधुनिक गुजरात में हुआ था। योगदान क्या है उनके? उन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के प्रसार के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्यामजी से प्रेरित होकर वीर सावरकर भी लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य बने थे। उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से भारत की आज़ादी का प्रचार किया था। श्यामजी बम्बई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने तथा दयानंद सरस्वती के प्रशंसक थे। 1905 में इनर टेम्पल नामक एक संस्था ने उन्हें वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया था। दरअसल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। इस वजह से इनर टेम्पल ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। आलोचना का सामना करते हुए श्यामजी ने अपना केंद्र इंग्लैंड से बदलकर पेरिस कर लिया और आंदोलन जारी रखा। मूल्य, देशभक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा आदि। ठीक है, तो ये हुई हमारी आज के जितना भी हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उसकी चर्चा हमने विस्तार से की। ठीक है, अब मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ।